गुड मॉर्निंग। नमस्कार, सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजकीय महाविद्यालय मलसीसर के बीए अंतिम वर्ष के जो छात्र छात्राएं हैं उनका अभिनंदन और स्वागत। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने अरस्तु का जीवन चरित्र वर्णित किया था और अरस्तु की जो कृतियां हैं, पुस्तकें हैं, उनकी चर्चा की थी। अरस्तु की देन क्या है राजनीति विज्ञान को, क्यों हम कहते हैं अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता, क्यों कहते हैं उसे राजनीति विज्ञान का जनक, इस संबंध में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज के इस YouTube वीडियो में हम अरस्तु के जो राज्य संबंधी विचार हैं, स्टेट के संबंध में अरस्तु के क्या विचार हैं, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। अरस्तु की जो प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स, उस पुस्तक का जो प्रथम भाग है, उस भाग में अरस्तु ने राज्य के संबंध में अपने जो विचार थे उनका वर्णन किया है। अगर हम संक्षेप में बात करें तो अरस्तु का मानना है कि राज्य है ये किसी एक निश्चित समय में पैदा नहीं हुआ, बल्कि इसका धीरे धीरे विकास हुआ। यह एक स्वाभाविक संस्था है, एक प्राकृतिक संस्था है जो इसलिए पैदा हुई ताकि इसमें रहने वाले जो नागरिक हैं वो श्रेष्ठ और उच्च स्तरीय जीवन व्यतीत कर सके। सबसे पहले हम देखें अरस्तु के विचारों में कि अरस्तु राज्य के उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संबंध में क्या विचार रखता है। अरस्तु का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और अपने स्वभाव से ही राजकीय जीवन के लिए बना है। इस वाक्य को हम कई बार अन्य रूपों में भी देखते हैं। जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं वो ऐसा पढ़ते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, क्योंकि चर्चा हम एक संगठन की कर रहे हैं, चाहे वो समाज हो या उसका एक रूप राज्य हो। क्योंकि जो ये ग्रीक विचारक थे, चाहे सुकरात था, प्लेटो था, अरस्तु था, ये राज्य और समाज में भेद नहीं किया करते थे। तो अरस्तु का कहना है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। तो राज्य का जो प्रादुर्भाव है वह हुआ कैसे, ये पैदा कैसे हुआ, इसका जन्म कैसे हुआ, राज्य का पहली बार राज्य कैसे बना। तो अरस्तु का कहना है कि सबसे पहले प्रजनन, यौन आवश्यकताओं, संतान पैदा करने के लिए तथा कुछ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिवार पैदा हुआ। अर्थात पहले स्त्री और पुरुष दोनों एक हुए अपनी यौन और प्रजनन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और ये स्वाभाविक इच्छाएं हैं जो आदमी के मन में पैदा होती है। तो इन इच्छा पूर्ति के लिए पहले स्त्री और पुरुष इकट्ठे हुए, फिर उन्होंने अपनी भौतिक और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी खेतों और घर पे काम करने के लिए दासों को अपने साथ जोड़ लिया। और जैसे ही एक पुरुष, स्त्री और दास और बच्चे मिले तो एक परिवार का निर्माण हो गया। अब कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई परिवार के बनने से, लेकिन कुछ और जो बड़ी आवश्यकताएं थी, चाहे वो बड़े लेवल के ऊपर धार्मिक उत्सव मनाना हो, रक्त संबंधों का आपसी प्रेम हो या न्याय हो, ये संभव नहीं था, क्योंकि परिवार एक बहुत छोटी इकाई थी। तब फिर गांव बनाए गए, यानी परिवारों के सम्मिलन से फिर गांव पैदा हुए। लेकिन एक गांव भी आकार में और जनसंख्या में छोटा था, तो वो मनुष्य की समस्त भौतिक, नैतिक और शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता था, खुद की रक्षा नहीं कर पाता था।
तब फिर नगर राज्य पैदा हुए, पोलिस पैदा हुए, यानी राज्य बना। राज्य वो संस्था बनी जो मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, यानी यहाँ न्याय भी मिलेगा, यहाँ सुरक्षा भी संभव होगी, सेना रखी जा सकेगी राज्य बनने के ऊपर, विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय खोले जा सकेंगे, कलाओं का संपूर्ण विकास होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि अरस्तु का मानना है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। तो राज्य का उद्भव है वो एक परिवार से हुआ है, परिवार से गांव बने और गांव से फिर राज्य बना। दूसरा, राज्य के संबंध में देखें तो प्लेटो का मानना है, अरस्तु का मानना है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। स्वाभाविक संस्था का तात्पर्य है कि राज्य कोई कृत्रिम समुदाय नहीं है, राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि सोफिस्ट मानते थे। सोफिस्ट इसे परंपरा जनित मानते थे कि मनुष्यों ने अपने फायदे के लिए आपस में समझौता किया और एक दिन राज्य का निर्माण कर लिया। ऐसा नहीं है। अरस्तु का मानना है कि एक नेचुरल एसोसिएशन है, एक प्राकृतिक संस्था है। ये मनुष्य की प्रकृति होती है कि वो विकास करता करता और राज्य की ओर बढ़ता है। अरस्तु राज्य को कायोनिया बोलता है और काइनोनिया का तात्पर्य है एक ऐसा समुदाय जिसके बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि क्या परिवार के बगैर जीवन संभव है क्या? तो परिवार जानबूझकर नहीं बनाए गए थे, बल्कि स्त्री और पुरुष की शारीरिक आवश्यकताओं ने, प्रजनन और बच्चे संबंधी आवश्यकताओं ने स्त्री और पुरुष को इकट्ठा किया था परिवार के रूप में। वैसे ही अपनी उच्च नैतिक प्रवृत्तियों के विकास के लिए ही व्यक्ति राज्य का निर्माण करता है। धीरे धीरे इसका विकास होता है, स्वाभाविक संस्था है राज्य। अरस्तु का कहना है कि राज्य इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि जिन संस्थाओं से राज्य बना है, यानी परिवार और गांव से, वो चूंकि स्वाभाविक है, वो भी प्राकृतिक आवश्यकताओं का परिणाम है, इसलिए राज्य उन्हीं से बना है, इसलिए राज्य भी एक स्वाभाविक संस्था है। दूसरा, अरस्तु का ये भी मानना है कि राज्य स्वाभाविक इसलिए है क्योंकि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। ये तो हम भी जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने विकास की दिशा में आगे बढ़ता जाता है। हम अपने ज्ञान को उच्च स्तर पर ले जाना चाहते हैं, हम अपनी आर्थिक स्थिति को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा होती है कि वो अपनी शक्ति को, ज्ञान को, नैतिकता को, अच्छाई को, भलाई को उच्च स्तर की ओर लेके जाए, और ये उच्चता वो सिर्फ राज्य में ही प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो आत्मनिर्भरता है, आत्मनिर्भरता का तात्पर्य है आर्थिक रूप से स्वनिर्भर होना नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति का पूर्ण नैतिक विकास है वो सिर्फ राज्य में ही संभव है। हम यहाँ इंद्रिय प्रक जो आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, उनकी चर्चा नहीं करें, हम उच्च स्तरीय बौद्धिक आवश्यकताओं की, नैतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की बात करें। वो चूंकि राज्य में संभव है, इसलिए राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो उच्च स्तरीय ज्ञान, बुद्धि और नैतिकता को प्राप्त करे। इस प्रकार हमने देखा कि राज्य एक कृत्रिम नहीं बल्कि प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था है जिसका अपने आप ही निर्माण हुआ है। उसके बाद अरस्तु कहता है कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है, एक सुप्रीम एसोसिएशन है। अरस्तु का यह मानना है कि राज्य में विभिन्न प्रकार के समुदाय होते हैं। जैसे हम शैक्षणिक समुदाय की चर्चा करें, स्कूलों, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की चर्चा करें जो शिक्षा देते हैं,
बाजार एक समुदाय होता है जो व्यक्ति की व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। धर्म है वो व्यक्ति के परलोक की चर्चा करता है। इस प्रकार शिक्षा, धर्म, बाजार ऐसे बहुत सारे समुदाय होते हैं, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा समुदाय होता है जिस पर ये सारे समुदाय निर्भर होते हैं वो होता है राज्य। क्योंकि अगर एक राज्य है वो अगर अच्छा होगा तो शिक्षा भी अच्छी होगी, धर्म भी वहाँ सही होगा, बाजार भी वहाँ सुचारू रूप से चलेगा, तो कलाएं भी वहाँ सही होगी, श्रम भी सही मात्रा में होगा। तो राज्य इन सब का नियंत्रण करता है, एक वो सुप्रीम एसोसिएशन है। अगर हम अरस्तु की सप्तम में चर्चा करें तो स्टेट इज नॉट मेयरली एन एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन, ये सिर्फ समुदायों का समुदाय नहीं है बल्कि इट इज द सुप्रीम एसोसिएशन, बल्कि ये तो एक सर्वोच्च समुदाय है जो सब समुदायों से ऊपर है। अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी शेष बाकी संस्थाएं हैं राज्य को छोड़ के, वो सब व्यक्ति के एक ही गुण का विकास करती है। जैसे शिक्षा है तो बौद्धिक गुण का विकास करेगी, अगर बाजार है तो उसकी पेट की पूर्ति करेगा, खेती है तो उत्पादन कर देगी, लेकिन राज्य उसकी समस्त उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वो मनुष्य को बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक समस्त आवश्यकताओं की वो पूर्ति करता है। इसीलिए राज्य सर्वोच्च समुदाय है। और चूंकि राजनीतिक विज्ञान है वो इस सर्वोच्च समुदाय की वर्णन करती है। सर्वोच्च समुदाय राज्य है, राजनीति विज्ञान उसी सर्वोच्च समुदाय, उसी पॉलिटी का वर्णन करती है, इसलिए इसको मास्टर साइंस बोलता है। क्योंकि बात के जितने भी विज्ञान है वो उसकी एक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, राज्य समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए राज्य एक सुप्रीम एसोसिएशन है। इसीलिए वो राजनीति विज्ञान को, पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस बोलता है। अरस्तु आगे कहता है कि राज्य मनुष्य से पहले है। ये तो बड़ा एक कंट्रोवर्शियल बात हो गई कि राज्य मनुष्य से पहले है। अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि पहले राज्य पैदा हुआ या पहले व्यक्ति पैदा हुआ, यानी मानव पैदा हुआ। तो आपके मन में भी स्वाभाविक क्वेश्चन आएगा कि जब बगैर मानव के राज्य पैदा हो ही नहीं सकता, तो स्वाभाविक है कि पहले मानव भी पैदा हुआ। क्योंकि व्यक्तियों के अभाव में हम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि पहले मनुष्य पैदा होगा, फिर परिवार बनेगा, फिर गांव बनेगा, और उसी गांव से फिर राज्य बनेगा। तो फिर इसका तात्पर्य क्या है जब अरस्तु ये कह रहा है कि द स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल, राज्य मनुष्य से पहले है। अगर हम इतिहास की दृष्टि से देखें, इतिहास का तात्पर्य है अगर हम कालक्रम के हिसाब से देखें, यानी जैसे हम ये सोचते हैं, कालक्रम का तात्पर्य ये है कि पहले है ना आपके बाबर आया, फिर बाबर का बेटा हुमायूं आया, हुमायूं का बेटा फिर अकबर आया। अगर वैसे कालक्रम के हिसाब से देखें तो स्वाभाविक है कि पहले एक आदमी था, औरत थी, फिर इन्होंने मिलके और एक परिवार बनाया, फिर इन परिवारों से मिलके गांव बना, फिर विभिन्न गांवों से मिलके और एक पॉलिटी बनी, एक नगर राज्य बना, एक राज्य बना। तो हमने देखा कि इतिहास में अगर हम देखें तो आदमी पहले आया था। फिर क्यों कह रहा है अरस्तु कि राज्य मनुष्य से पहले है? हमने तो देखा कि ऐतिहासिक दृष्टि से मानव पहले, राज्य बाद में, लेकिन अरस्तु उल्टी बात कह रहा है कि राज्य मनुष्य से पहले। तो ये एक तर्कसम्मत और मनोवैज्ञानिक वाक्य है। अगर हमें इसे समझना है तो हमें पहले शरीर को समझना होगा। हम भी जानते हैं कि पहले संपूर्ण पहले आता है और अंग उसके बाद आते हैं, यानी शरीर पहले आएगा और अंग उसके बाद आएंगे। और ये अंग है, ये शरीर के ऊपर निर्भर होते हैं। हम पहले पूरे बॉडी की चर्चा करते हैं, कान, नाक, हाथ, सिर, मुंह, इनकी बाद में चर्चा करते हैं। इसी प्रकार राज्य होता है, यानी मनुष्य तो उसके अंग हैं जो उसके ऊपर निर्भर है,
इसलिए जो पहले जो चर्चा होती है वो होती है राज्य की, और मनुष्य उस राज्य के ऊपर निर्भर है, इसलिए राज्य पहले है और मनुष्य उसके बाद है। क्योंकि अगर व्यक्ति को राज्य से अलग कर देंगे तो वो स्वावलंबी नहीं होगा, वो खुद पे निर्भर नहीं रह पाएगा, क्योंकि राज्य से व्यक्ति अलग नहीं हो सकता। क्योंकि एक व्यक्ति के बगैर राज्य हो सकता है, लेकिन राज्य के बगैर वो व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए अरस्तु कहता है कि जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है वो या तो पशु है या फिर देवता है। इसीलिए वो कहता है कि राज्य मनुष्य से पहले है, मनुष्य राज्य पर निर्भर है, राज्य मनुष्य पर निर्भर नहीं है। यानी राज्य महत्वपूर्ण है और मनुष्य उसका एक अंग है। तो आज हमने इस YouTube वीडियो में अरस्तु के राज्य संबंधी कुछ विचारों की चर्चा की। हमने ये देखा कि राज्य का उद्भव कैसे हुआ, हमने ये देखा कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, और हमने ये भी देखा कि राज्य एक सर्वोच्च संस्था है, और हमने ये भी देखा कि राज्य व्यक्ति से पहले है। आगामी वीडियो में भी हम राज्य के संबंध में अरस्तु के जो और विचार हैं उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पूरे ऑडियो और वीडियो लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुना। अगले वीडियो में भी हम अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों की और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय।